सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी तिलक राज भिगाना। जैसा कि मैंने आपको दिन में बोला था कि आज जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मैंने दिन में भी पोस्ट डाली थी एक, वो पंचायत चुनाव जो अभी है, जिसके ऊपर अभी सबका फोकस है। तो उसके लिए जो योग्यताएं हैं, जैसे सरपंच है, पंचायत के लिए जो मेंबर है, ब्लॉक समिति का जो सदस्य है, जिसको हम पंचायत समिति कहते हैं, उसका सदस्य है, जिला परिषद का जो सदस्य है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि हम चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें योग्यता भी तो पता होनी चाहिए ना, कि भाई चुनाव कौन कौन लड़ सकता है। तो जो हरियाणा सरकार के अनुसार और जो हरियाणा चुनाव आयोग के अनुसार जो योग्यताएं हैं वो क्या हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, चाहे आप किसी भी चीज़ का इलेक्शन लड़ो, चाहे आप पंचायत का इलेक्शन लड़ो, मेंबर के लिए लड़ो, सरपंच के लिए लड़ो, पंचायत समिति के लिए लड़ो, पंचायत का जो चेयरमैन है उसके लिए, या आप जिला परिषद के लिए, जिला परिषद का जो भी चेयरमैन है उसके लिए, आप जो मर्जी इलेक्शन फाइट करो, सबसे पहले तो आपका वोट होना चाहिए। अब जब बात वोट की आती है तो वोट कहाँ पे होना चाहिए। अगर हम बात करें पंचायत मेंबर की, तो आपका वोट उस ग्राम पंचायत के अंदर होना चाहिए जहाँ पे आप, जिस ग्राम पंचायत के अंदर आप सदस्य के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कि जहाँ पे आप पंच के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस गांव में आपका वोट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सरपंच की, तो सरपंच के लिए और पंच के लिए यही सेम कंडीशन है, आपका वोट उस गांव के अंदर होना चाहिए जहाँ से आप पंच का या सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद बात आती है ब्लॉक समिति की। अगर आप ब्लॉक समिति के लिए या पंचायत समिति जिसको बोला जाता है उसके लिए इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, तो आपका वोट उस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। अगर कोई भी अलेवा ब्लॉक का इलेक्शन लड़ रहा है, अलेवा ब्लॉक से पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसका वोट अलेवा ब्लॉक में होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसे कोई फिद्दों ब्लॉक के अंदर से पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसका फिद्दों के अंदर होना चाहिए। कोई राजौंद ब्लॉक से पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ रहा है, पंचायत समिति का इलेक्शन होता है वार्डों के हिसाब से। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड होते हैं और वार्डों में पंच बनाए जाते हैं, उसी प्रकार पंचायत समिति का जो सदस्य होता है वो भी वार्डों के अकॉर्डिंग बनता है। तो इसीलिए आपका जो भी, आप जिस भी वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो जिस भी ब्लॉक के अंतर्गत आता है उस ब्लॉक के अंदर आपका वोट होना चाहिए। जैसे किसी का गांव अलेवा ब्लॉक के अंदर आता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा गांव अलेवा ब्लॉक के अंदर आता है, और अगर मैं चाहूं तो पंचायत समिति का इलेक्शन मैं दुड़ाना, कटवड़, पेगा वहां से भी लड़ सकता हूं, क्योंकि वो अलेवा ब्लॉक के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो जिला पार्षद है। जिला पार्षद के लिए अगर आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य के लिए अगर आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, तो आपका वोट उस जिले के अंदर होना अति आवश्यक है। अगर आप जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप चाहे वो किसी भी वार्ड से लड़ रहे हैं, तो आपका जींद के अंदर वोट होना चाहिए। अगर आप करनाल के अंदर से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, तो आपका वोट करनाल के अंदर होना चाहिए। करनाल में चाहे आपका वोट किसी भी गांव में हो। तो ये तो था सामान्य साथी वोट, कि आपका वोट कहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि भाई इलेक्शन लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी छवि भी तो साफ होनी चाहिए ना। अब वैसे तो फ्लैक्सों में लिखा जाता है भाई 36 बिरादरी के साथ जो उम्मीदवार, ठीक, मेहनती, कर्मठ, ईमानदार, और उसके ऊपर केस चल रहा हो मर्डर का, तो जिसके ऊपर पुलिस केस हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, चाहे वो पंचायत समिति का हो, चाहे पंच का हो, चाहे सरपंच का हो। जिसके ऊपर करंट में जो मुकदमा चल रहा हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। करंट में मुकदमे से आप समझते होंगे, करंट का जो मतलब है कि वर्तमान में इस समय उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर केस है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब उसके बाद बात आती है कि भाई ठीक है, वोट भी बन गया और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस भी नहीं है, तो फिर बात आती है शिक्षा की, वो पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए। अगर हम बात करें पंच के लिए, तो पंच में जो ये
आरक्षण की जो प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। अगर कोई एससी कैटेगरी से पंच के लिए इलेक्शन फाइट करता है तो उसके लिए 8वीं पास, और अगर कोई लेडीज इलेक्शन लड़ती है तो उसके लिए 5वीं पास। इसी प्रकार से अगर कोई भी सरपंच का इलेक्शन लड़ता है तो एससी कैटेगरी से उसके लिए 8वीं पास, और बाकी सभी से ओपन से 10वीं पास। इसी प्रकार से ये सारा का सारा जिला परिषद और ब्लॉक समिति में भी यही कंडीशन है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति में भी अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो वो 10वीं पास होना जरूरी है। ये सरकार ने हिदायत दे रखी है, चुनाव आयोग ने बोल रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं बाय एजुकेशन भी होगी। तो बिजली का बिल, उसका कोई भी बिजली का बिल बकाया नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से नो ड्यूज मिलना चाहिए। वो बिजली विभाग से डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। वो जो भी संबंधित उसका ऑफिस लगता है वहाँ जा कर के उसका नो ड्यूज उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी ना बीच में कि एजुकेशन से रिलेटेड उसको अगर किसी के पास 5वीं का सर्टिफिकेट है ना तो बीईओ से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। बाकी डीएमसी चलेगी, 10वीं की +2 की है तो डीएमसी चलेगी आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सरकार ने अब की बार पहले भी दी थी, शायद अब की बार भी दे रखी है कि घर के अंदर टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर के अंदर टॉयलेट नहीं है तो आप कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। आपके घर में टॉयलेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है आपका। सबसे पहली तो बात यह है कि आपका बैंक खाता होना चाहिए और चालू होना चाहिए, ये नहीं कि आपका बैंक अकाउंट बंद है। दूसरी बात, आपका बैंक का नो ड्यूज होना चाहिए। आप किसी भी बैंक से, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, आप उनसे डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। और ये चीज़ आपकी नहीं, जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसके परिवार से, उसके फादर, उसके मदर, कोई भी उनमें से डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर उसके फादर भी डिफ़ॉल्टर हैं तो उनको उनका भी कर्जा देना पड़ेगा, तभी वो इलेक्शन फाइट कर पाएंगे। ये चीज़ें सरकार ने इसीलिए दी हैं कि आप बैंक का आपका जो खाता है ऐसा ना हो कि आप स्टेट बैंक से डिफ़ॉल्टर हैं और एचडीएफसी में अपने खाता खुलवा के आपने दिखा दिया कि मेरा जो अकाउंट है वो चालू है। वो नहीं चलेगा। आपको अगर स्टेट बैंक के अंदर आपका खाता नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक है, उसको मॉर्गेज बैंक भी बोला जाता था पहले। जो मॉर्गेज बैंक का नो ड्यूज है आपको वो भी लेना पड़ेगा। वो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए बैंक का। अगर आप ये समझते हैं कि किसी का कर्जा, किसी ने लोन लिया था और वो लोन माफ़ हो गया, तो वो लोन माफ़ी भी आपकी डिफ़ॉल्टर के अंतर्गत आती है। आपको वो लोन भी भरना पड़ेगा। लोन माफ़ी आपकी डिफ़ॉल्टर के अंतर्गत दिखाई जाती है। तो ये कुछ शर्तें थी जो सरकार ने दे रखी थी, जो सरकार की हिदायत के अनुसार ये शर्तें मैंने आपको बताई है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई सुझाव है या आपको इसके अलावा किसी शर्त का पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरे पास ऐसी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से अवगत करवाऊंगा, आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जो भी सम्मानित साथी इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं, चाहे वो जिला परिषद का है, पंचायत समिति का है, सरपंच का है, जो भी आप इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट एक बार ज़रूर तैयार करवा लें। क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं होंगे तो आप प्रचार प्रसार करते रहें, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं आपको सम्मानित साथियों अब की बार बता देता हूँ, सरकार ने अब की बार एक चीज़ और कर रखी है कि जहाँ से पहले क्या था कि जहाँ से ओपन में इलेक्शन आ गया वहाँ से औरत इलेक्शन लड़ सकती थी, लेकिन मैंने 2-3 न्यूज़पेपरों में अब की बार पढ़ा था और देखा था, उसमें दे रखा है कि जहाँ से अगर आदमी का आ गया, ओपन में आ गया, तो वहाँ से लेडीज इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। वो महिला के लिए आरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब की बार महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया हुआ है।
पहले हमने वीडियो बनाई थी, पहले हमने बताया था कि उसमें आदमी भी लड़ सकता है, ओपन में है या रिजर्व में है। जहाँ पे आदमी की है वहाँ पे आदमी के साथ महिला पहले लड़ सकती थी, लेकिन अब की बार सरकार ने शायद ये ख़त्म कर दिया है। तो इस चीज़ के बारे में भी आप जो भी आपके संबंधित तो अधिकारी हैं उनसे एक बार ज़रूर कन्फर्म कर लें कि वहाँ से कौन इलेक्शन फाइट कर सकता है या कौन नहीं कर सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गांव में किसी भी पंचायती या सरकारी ज़मीन पर आपका अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका किसी भी पंचायती ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर आपका अवैध कब्जा है तो भी आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे।